ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है एटम्स। सबसे पहले बात करते हैं एटम वर्ड की। एटम वर्ड जो आया वो ग्रीक वर्ड एटम से आया है जिसका मतलब होता है नौकट। मतलब एटम वर्ड जो बना वो एटम से बना है। एटम्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नौकट, मतलब ऐसी चीज जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसका और डिवीजन पॉसिबल नहीं है, उसको हम एटम कहते हैं। डॉल्टन साहब ने सबसे पहले यही बात बताई थी कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है। एटम से छोटा पार्टिकल और कोई पॉसिबल नहीं है। 12.1 हेडिंग है इंट्रोडक्शन और स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है समझते हैं एक एक बात को। बाय द 19th century enough evidence had accumulated in favor of atomic hypothesis of मैटर। मतलब मैटर के एटॉमिक हाइपोथेसिस को लेके बहुत सारे एविडेंस हमें मिल चुके थे 19th सेंचुरी तक आते आते कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम थोड़ी सी बात करें तो वहां तक जाते जाते 19th सेंचुरी तक एंड तक जाते जाते हमें ये एटॉमिक एविडेंस मिलने लगे थे मैटर से रिलेटेड। In 1897, the experiments on electric discharge through gases carried out by the English physicist J.J. Thomson revealed that atoms of different elements contain negatively charged constituents जिनका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, that are identical for all atoms। डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो वहां से ये बात पता चली। डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगाए गए, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस फिल की गई और जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, हाई वोल्टेज से उन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया, तो उन इलेक्ट्रोड की वजह से जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी क्रिएट की गई। और फिर देखा गया कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं और कैथोड के अपोजिट साइड में कुछ ब्राइट फ्लैश देखने को मिला, कुछ चमक देखने को मिली, जिससे पता चला कि यार कुछ ना कुछ कैथोड से कुछ रेडिएशंस निकल के अपोजिट साइड में टकरा रही हैं। बाद में उन रेडिएशन का नाम कैथोड रे रखा गया और कैथोड रे में जब देखा गया कि कैथोड रे क्या है तो पता चला कि ये फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिनको जे थॉमसन साहब ने आगे चल के इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और जे थॉमसन साहब ने ये भी पाया कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए जो कैथोड से जो रेज निकल रही हैं, अगर कैथोड को अलग अलग मेटल का बना दिया जाए तो भी वहां से निकलने वाला जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये उस मेटल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब हर एक मैटर के हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आइडेंटिकल होते हैं। उनका E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो बराबर आ रहा था, जिससे उन्होंने पता किया कि ये जो पार्टिकल है कैथोड रे में, जो फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो कैथोड से निकल रहे हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं अलग अलग मेटल अलग अलग मटेरियल के लिए। जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है फिर भी एटम न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, बट ये पाया गया कि अगर एटम न्यूट्रल है तभी तो भाई जिस जो मैटर एटम से मिलके बना है वो इनिशियली वो मैटर न्यूट्रल होता है, कि सारे एटम न्यूट्रल हैं इसलिए। तो पक्की बात है कि अगर इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज है और फिर भी अगर ये एटम न्यूट्रल है तो तय बात ये है कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज मिलकर उस एटम को न्यूट्रल कर रहे होंगे, एटम पे टोटल चार्ज जीरो कर रहे होंगे। An atom must also contain some positive charge to neutralize the negative charge of the electrons. But what is the arrangement of the positive charge and the electrons inside the atom? But ये नहीं समझ आ रहा था कि उन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट कैसा है। ये तो समझ आ गया कि अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसी तरीके से कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी इस एटम में रहा होगा, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल रहा होगा। बट ये नहीं पता चल पा रहा था कि यार इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट कैसा है एटम के अंदर, स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, ये नहीं समझ आ पा रहा था। तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मॉडल दिए गए। सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने
मॉडल दिया। फिर हम रदरफोर्ड साहब की मॉडल की बात करते हैं, जो कि जे थॉमसन साहब के कोई रिसर्च स्टूडेंट ही थे। उनकी बात करते हैं कि उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ उसकी भी लिमिटेशन थी। फिर उसके बाद हम चलते हैं नील्स बोर साहब पे, तो उन्होंने जाके कुछ अच्छी बातें हमें बताई। तो ये सारे मॉडल हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कैसे चल के ये मॉडल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल डेवलप हुए, क्या किस मॉडल की लिमिटेशन थी, क्या किस में कमी रह रही थी, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अभी तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं कि किस मॉडल में क्या बताया गया और किसने क्या मॉडल दिए। आगे चल के इन मॉडल को हम इस चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जे थॉमसन साहब की, तो जे थॉमसन साहब ने 1898 में, देखो 1897 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की थी। जो कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां से इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बात की थी कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मेटल से निकलता है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एटम, और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, वो वाटरमेलन के सीड की तरह उसमें फैला रहता है। मतलब कहने का ये है कि वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है, उसको तो उन्होंने बोला कि जैसे वो रेड वाला पार्ट होता है उस तरीके से तो पूरा का पूरा वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज फैला रहता है, और जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन उस एटम में प्रेजेंट होते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने और बातें बताई कि एटम जो है, जे थॉमसन साहब ने और भी बातें बताई कि भाई एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर या उससे भी कम हो सकता है, स्फेरिकल होता है, न्यूट्रल होता है एटम। तो कुछ बातें तो अच्छी थी, कुछ बातें तो ठीक थी। हम ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, बाद में चल के पता चला, उस टाइम तक तो यही माना जा रहा था कि जे थॉमसन साहब बता रहे हैं तो ये बात सही होगी। फिर बाद में और एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ रदरफोर्ड साहब का, उससे पता चला कि भाई पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, जहां पूरा का पूरा उस एटम का मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर पे है, जिसको बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया रदरफोर्ड साहब की द्वारा। मतलब बाद में चल के ये पता चला, इस चैप्टर में हम और भी मॉडल पढ़ते हैं तो पता चला कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जैसे कि जे थॉमसन साहब ने इस मॉडल में दिया वैसा तो नहीं है। अब कुछ बातें और हैं जो रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता चलने के बाद भी उस ऑब्जर्वेशन को ठीक से समझा नहीं जा पा सका कि वो ऑब्जर्वेशन क्या थी। कि देखो, कुछ दो टाइप के मैं स्पेक्ट्रम की बात करने वाला हूं आपके पास यहाँ पे, और वो दो टाइप के स्पेक्ट्रम है गैसेस के लिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। जब भी हम किस गैस से यहां तक यही बात बताई गई है, आप समझ लीजिए क्या बात बताई गई है, सुनना, यहां से यहां तक यही बात की गई है। और बात ये है कि भाई मान लो कोई भी गैस है, जैसे H2 गैस, हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट नॉन एलिमेंट था तब तक। तो हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इस यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है। अगर इससे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास कराई गई, है ना, वैक्यूम ट्यूब में इसको रखते हैं वैसे तो, पर आप तो समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट के लिए कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराई गई। अब यहाँ जेडएनएस की स्क्रीन लगाई गई है, ये है जेडएनएस की स्क्रीन। अब सोच के देखो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास कराई गई हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हर एक वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से पास कराएगी, तो यहाँ स्क्रीन पे वो सारी की सारी वेवलेंथ इस हाइड्रोजन गैस से पास करके हमें यहाँ देखने को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे ही वो रेडिएशन जेडएनएस की स्क्रीन पे टकराएंगी, तो जेडएनएस की स्क्रीन पे एक कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि भाई वो टकराएंगी तो वहां चमक बनेगी, ब्राइट फ्लैश बनेगा जेडएनएस की स्क्रीन पे। तो वो हर एक वेवलेंथ का ब्राइट फ्लैश जो है वो हमें देखने को मिलना चाहिए था। पर हुआ क्या कि जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करती हैं, तो कुछ वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस जेडएनएस की स्क्रीन पे देखने को नहीं मिली, मतलब वो गायब हो गई। अब गायब कहाँ हुई, इस हाइड्रोजन गैस से पास कराने पे गायब हो गई। और हाइड्रोजन गैस से कराने पे ही नहीं, अलग अलग गैस से पास कराने पे ये जो मिसिंग वेवलेंथ जो जेडएनएस की स्क्रीन पे दिखी, ये वेवलेंथ अलग अलग थी।
मतलब हाइड्रोजन के लिए कुछ और हाइड्रोजन के लिए कुछ अलग टाइप की वेवलेंथ मिसिंग है। अगर कुछ दूसरी गैस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास कराओगे तो उनमें से पास कराने पे अलग टाइप की वेवलेंथ मिसिंग है। तो ये समझ नहीं आ पा रहा था, ना तो रदरफोर्ड साहब इस बात को समझा पा रहे थे, ना थॉमसन साहब के मॉडल से इस बात को समझा जा रहा था कि यार ये वेवलेंथ मिसिंग क्यों है, ये वेवलेंथ मिसिंग होने के पीछे कारण क्या है। ऐसा ही नहीं, फिर हुआ क्या कि ऊपर भी एक जेडएनएस की स्क्रीन लगाई गई, जेडएनएस की स्क्रीन लगाई गई। कुछ ही देर के बाद, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही क्या हुआ कि यहां इस जेडएनएस की स्क्रीन पे कुछ वेवलेंथ जो है वो यहां पे ब्राइट फ्लैश के रूप में कुछ वेवलेंथ यहां देखने को मिली। अब जो मिसिंग हुई थी यहां पे इस वाली स्क्रीन पे जो मिसिंग वेवलेंथ हमें नजर आ रही है वो तो यहां देखने को मिली, बट कुछ वेवलेंथ ऐसी भी देखने को मिली वहां पे जो कि मिसिंग हुई ही नहीं थी, जो कि यहां मिस हुई ही नहीं थी, वो वेवलेंथ भी यहां देखने को मिली। अब ये बात तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये जो मिसिंग वेवलेंथ है ये तो मिल गई, ठीक है कि भाई यहां कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, कुछ एब्जॉर्ब हुआ होगा, और जो एब्जॉर्ब होने के बाद उसने गैस ने वापस एमिट कर दी होगी उन वेवलेंथ को, और ये एमिशन स्पेक्ट्रम में, इसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, जो यहां नजर आ रहा है ऊपर वाली स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम, कि वहां से कुछ एमिट हुई रेडिएशन, और वो एमिटेड रेडिएशन जो है वो यहाँ पे जेडएनएस की स्क्रीन पे उनकी वेवलेंथ नजर आई, तो इसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दिखा रहा है, ये स्पेक्ट्रम क्या दिखा रहा है अपने को कि जो मिसिंग वेवलेंथ है, जो एब्जॉर्ब हो गई वेवलेंथ, वो कौन कौन सी है, इसलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। पर बात समझ आई क्या कहा मैंने कि जो वेवलेंथ, जो जितनी भी वेवलेंथ यहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं देखने को मिली थी वो वेवलेंथ तो यहां देखने को मिली, बट उसके अलावा भी कुछ वेवलेंथ ऐसी थी जो यहां पे गायब हुई नहीं थी, एब्जॉर्ब हुई नहीं थी, वो भी यहां देखने को मिली। इस बात को समझा जा ही नहीं पा रहा था। हाइड्रोजन जिसमें सिंगल प्रोटॉन होता है उसमें भी ये कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ कैसे आ रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी बहुत सारी वेवलेंथ जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम में कैसे देखने को मिल सकती हैं, ये बात यहाँ समझ ही नहीं आ पा रही थी। बहुत अच्छे से आगे चल के इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ, और कैसे कैसे इसमें आगे एक्सपेरिमेंट हुए। तो कुछ फिर इसका ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ना, कि जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करें, हाइड्रोजन गैस में कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा था, तो वो जो वेवलेंथ मिसिंग थी, वो जो वेवलेंथ मिसिंग हो रही थी उसको न्यूज़पेपर में निकाला गया कि भाई ये वेवलेंथ मिसिंग है, तो इन वेवलेंथ के लिए कोई क्या रिलेशन कुछ हो सकता है। तो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनका नाम था बामर साहब, बामर साहब, इन बामर साहब ने एक फॉर्मूला दिया कि जो भी वेवलेंथ ये मिसिंग है इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है। ठीक है ना, उस फॉर्मूले को भी अपन आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि वो बामर साहब ने क्या फॉर्मूला दिया था जिस फॉर्मूले के हिसाब से वो मिसिंग वेवलेंथ की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट करके वो मिसिंग वेवलेंथ की वैल्यू पता की जा सकती है। बोहर साहब ने उस फॉर्मूले पे बैक कैलकुलेशन की बहुत सारी, और उस बैक कैलकुलेशन के बाद बोहर्स मॉडल हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से ये कहानी की शुरुआत होती है। खैर, रदरफोर्ड साहब जो फॉर्मर रिसर्च स्टूडेंट थे थॉमसन साहब के, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, जिस एक्सपेरिमेंट को आगे चल के हम यहाँ बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ अभी बहुत सारी बातें नहीं बता रहा इसके बारे में, बस यही बात हम कर रहे हैं, बाकी उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे ही अपन। तो हुआ क्या कि भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जैसे कि थॉमसन साहब ने बताया, अब सोचो ये तो उनके स्टूडेंट थे, किनके, थॉमसन साहब के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड साहब, तो ये थॉमसन साहब के मॉडल को, क्योंकि थॉमसन साहब ने थ्योरेटिकल बात बताई थी, कोई एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव नहीं की थी कि पॉजिटिव चार्ज देखो पूरे एटम में फैला हुआ है, तो ये जो रदरफोर्ड साहब थे ये तो उनके स्टूडेंट थे, और ये तो उस बात को अच्छे से प्रूव करने आए थे कि थॉमसन साहब जो बात बता रहे हैं वो देखो बिल्कुल सही है, मैं प्रूव करके इस बात को बताऊंगा। इसीलिए उन्होंने ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल बहुत पतली सी लेयर बनाई गोल्ड की, ऐसा माना जा सकता है कि सिंगल सिंगल एटम की लेयर बन गई, इतना पतली लेयर बना दी गोल्ड की। अब उस पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवाए गए। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, मतलब हीलियम एटम में से जिसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन है, उस एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो हीलियम न्यूक्लियस बचा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, आप तो जानते हैं ना अपन, अब तो उन इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया गया तो हीलियम न्यूक्लियस बचा।
और उस हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें +2 चार्ज होता है, उसको हीलियम न्यूक्लियस, उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उस अल्फा पार्टिकल को जब गिराया गया तगड़ी स्पीड से गोल्ड फॉइल पे, तो ये देखा गया, अब सोच के देखो अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता एटम में, तो होता क्या कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत सारे पार्टिकल टकरा के वापस आ जाते, या बहुत सारे पार्टिकल स्कैटर हो जाते, इधर उधर भाग जाते। पर पता है क्या देखने को मिला रदरफोर्ड साहब को, कि बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम जितने गिराए गए उनमें से लगभग सारे के सारे सीधे के सीधे अनडिविएटेड निकल गए, स्कैटर हुए ही नहीं। अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला होता तो क्या होता कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल को वो स्कैटर कर देता, बहुत सारे टकरा के वापस लौट के भी आ सकते थे। पर हुआ क्या कि बहुत सारे, मतलब लगभग लगभग सारे के सारे सीधे के सीधे अनडिविएटेड निकल गए। अब भाई अनडिविएटेड निकले, इसका मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं रहा, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, उस खाली जगह से अनडिविएटेड निकल गए होंगे। और कुछ लगभग हजारों में, 10-20 हजार में एक दो पार्टिकल, 10,000 20,000 में से एक या दो पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल टकरा के 180 डिग्री पे टकरा के लौट के आ गए। इसका मतलब कि बहुत कम जगह ऐसी है जहां ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, वहां से टकरा के ये अल्फा पार्टिकल लौट के 180 डिग्री पे वापस आ रहे हैं। इनके बाद भी 1911 में हेंस गाइगर और अर्न्स्ट मार्सडन ने इसके बारे में और बहुत सारे रिसर्च किए और बहुत सारी स्टडी की, जिसको भी हम आगे इसमें 12.2 सेक्शन में हम अच्छे से आगे और पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो उन्होंने इतना तो बता दिया कि यार जो इलेक्ट्रॉन है ना, रदरफोर्ड साहब ने प्लेनेटरी मॉडल बोला उसको, जिस तरीके से सन के अराउंड प्लेनेट मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में घूम रहे होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे रहता है। तो उस सेंटर के अबाउट जो है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया रदरफोर्ड साहब ने बाद में, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। पर पता है उनसे पूछा गया कि यार इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये तो फिर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर तो एक्सेलरेशन होगा ना उसका कुछ, तो एक्सेलरेशन फिर कहां से आ रहा है? तो उन्होंने बताया ये एक्सेलरेशन आ रहा है जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है उसके और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है जो डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो ही रिवॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी की वजह से आ रहा है। ठीक है, इन बातों को भी अपन आगे देखेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी जो भी हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, जाना है, इसको हम आगे बहुत डिटेल में इस चैप्टर में देखने वाले हैं, सब बातें एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, अब मैक्सवेल साहब ने एक बात बताई थी, याद करना आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हमने पढ़ा भी है, कि भाई जो भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो रेडिएशंस एमिट करता है, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ये कुछ रेडिएशन से एमिट करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलनी चाहिए। अगर वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं तो पक्की बात है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर एनर्जी कम हो रही है तो आगे चल के हम इस चैप्टर में देखेंगे, ये लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं अभी अपन, पर आगे चल के इस चैप्टर में देखेंगे कि ये बातें बोली क्यों गई थी। तो भाई अगर उसकी एनर्जी कम हो रही है तो फिर उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, एनर्जी कम हो रही है तो। अब वेलोसिटी कम होनी चाहिए तो रेडियस कम होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला देखेंगे अपन आगे चल के कि वेलोसिटी और रेडियस में किस तरीके का रिलेशन है। तो रेडियस धीरे धीरे कम होनी चाहिए, और धीरे धीरे रेडियस कम होते 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 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है, फिर तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर गया तो न्यूट्रल हो गया वो तो, और फिर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर घूम कैसे रहा है, तो फिर ये तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया एटम का। पर ऐसा तो है तो नहीं, ऐसा हो तो नहीं रहा।
इस बात को भी रदरफोर्ड साहब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो बाद में चल के फिर बोहर साहब ने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस चैप्टर में हम जो आज हम मॉडल पढ़ते हैं, जो आज हम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, उस एटॉमिक मॉडल तक कैसे पहुंचा गया, बहुत डिफिकल्टीज आई। ऐसे ही नहीं आज जो हम मॉडल पढ़ रहे होते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो जो सारी कहानी जो हम आज जानते हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में, वो ऐसे ही नहीं मिली। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आई, उनके बाद हम उस एटॉमिक मॉडल तक पहुंच पाए हैं, जिसकी स्टडी हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में अच्छे से करने वाले हैं।